Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. एक सवाल सोचिए जरा. क्या कोई अपने ही पार्टनर के साथ हुई एक बहुत ही निजी बातचीत को फोन पर रिकॉर्ड कर सकता है? उनकी जानकारी के बिना? हाँ, बिल्कुल, उनकी पीठ पीछे. और फिर उसी रिकॉर्डिंग को सबूत की तरह अदालत में पेश कर सकता है? ये सवाल सुनते ही दिमाग में दो बातें आती हैं. एक तरफ लगता है कि हाँ, अगर सच सामने लाना है और कोई रास्ता नहीं है तो शायद ये जरूरी है. बिल्कुल. लेकिन फिर दूसरी तरफ से ये ख्याल आता है कि ये तो भरोसे पर, किसी की प्राइवेसी पर सीधा हमला है. रिश्ते की नींव हिल जाएगी ऐसे तो. और आज हमारी पूरी चर्चा इसी कश्मकश पर टिकी हुई है. हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले की, विबोर गर्ग बनाम नेहा, जो 2025 में आया. ये सिर्फ एक तलाक का केस नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये हमारे डिजिटल जमाने का एक आईना है. ये दिखाता है कि कैसे हमारे फोन, हमारे रिश्ते और हमारा कानून सब एक दूसरे से उलझ गए हैं. आज हम इस केस की परतें खोलेंगे, समझेंगे कि ये मामला निचली अदालतों से सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा. और ये भी कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर सच और निजता की इस जंग में कौन सा रास्ता चुना. बिल्कुल. तो चलिए कहानी से शुरू करते हैं. विबोर गर्ग और नेहा, 2009 में उनकी शादी हुई, उनकी एक बेटी भी हुई. हाँ, और शुरू में सब ठीक लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे, जैसे कई रिश्तों में होता है, कड़वाहट घुलने लगी. और बात इतनी बिगड़ गई कि 2017 में विबोर ने क्रूरता यानी मेंटल एंड इमोशनल क्रूअल्टी के आधार पर तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी. अब यहाँ तक तो ये एक आम वैवाहिक विवाद जैसा ही लगता है. दुर्भाग्य से हमारे समाज में ऐसे मामले बहुत होते हैं. हाँ. कहानी में जो असली मोड़ आया वो तब आया जब विबोर ने कहा कि मेरे पास अपनी बात साबित करने के लिए सबूत हैं. और वो सबूत थी फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग्स, जो उन्होंने नेहा की जानकारी के बिना चुपके से रिकॉर्ड की थी. एकदम. और बस यहीं से पूरी कानूनी जंग का मैदान तैयार हो गया. जाहिर है नेहा ने इसका जबरदस्त विरोध किया होगा. बिल्कुल. उनका तर्क बहुत सीधा और साफ था. ये मेरी सहमति के बिना रिकॉर्ड किया गया है. ये मेरी निजता के मौलिक अधिकार का हनन है. संविधान का अनुच्छेद 21, राइट टू प्राइवेसी. हाँ. उनका कहना था कि इस तरह से चोरी छिपे हासिल किए गए सबूत को तो अदालत में सुना ही नहीं जाना चाहिए. ये एक बहुत ही वाजिब पॉइंट है. अगर ऐसे सबूतों को मंजूरी मिलने लगी तो कोई भी किसी की निजी जिंदगी में ताक झांक करेगा. बिल्कुल. और उसे ब्लैकमेल करने या कोर्ट में इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा. ये एक बहुत ही खतरनाक दरवाजा खोल देगा. लेकिन ये मामला इतना सीधा नहीं था. और ये हमें तब पता चलता है जब हम देखते हैं कि ये केस अदालतों में कैसे घूमा. पहले बठिंडा की फैमिली कोर्ट. हाँ, फैमिली कोर्ट में जज साहब ने विबोर को रिकॉर्डिंग पेश करने की इजाजत दे दी. अच्छा, किस आधार पर? उनका तर्क था कि फैमिली कोर्ट का मकसद परिवार के विवाद को सुलझाना है और सच का पता लगाना सबसे जरूरी है. यहाँ नियमों में थोड़ी ढील दी जा सकती है. सच सबसे ऊपर है उनके नजरिए से. हाँ, लेकिन नेहा ने इस फैसले को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी. और हाईकोर्ट ने जो किया वो बिल्कुल उल्टा कर दिया. एकदम 180 डिग्री घुमा दिया. फैमिली कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया. हाईकोर्ट ने रिकॉर्डिंग को सबूत मानने से साफ इनकार कर दिया. साफ इनकार. हाईकोर्ट ने निजता के अधिकार को सबसे ऊपर रखा. उनका स्टैंड था कि जिस तरह से ये सबूत हासिल किया गया है वो तरीका ही गैर कानूनी है. क्योंकि सहमति नहीं ली गई थी. बिल्कुल. किसी की निजी बातचीत को बिना उसकी सहमति के रिकॉर्ड करना राइट टू प्राइवेसी का सीधा उल्लंघन है. और जो सबूत गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया हो उसे न्याय के मंदिर में जगह नहीं मिल सकती. तो अब हमारे सामने दो बड़ी अदालतें हैं और दो बिल्कुल उल्टे फैसले. एक कह रही है सच जरूरी है, दूसरी कह रही है निजता जरूरी है. और इसी कानूनी गांठ को सुलझाने के लिए आखिरकार ये मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के पास. अब पूरे देश के फैमिली लॉ एक्सपर्ट्स की नजरें इस केस पर थीं. सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल तो बहुत साफ था. फिर सवाल बहुत स्पष्ट था. क्या पति पत्नी के बीच गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत को तलाक के मामलों में सबूत माना जा सकता है? और इस एक सवाल के पीछे कानून के 3 बड़े सिद्धांत आपस में टकरा रहे थे. ठीक है, तो ये 3 सिद्धांत कौन से थे जिन पर पूरा केस टिका हुआ था? पहला तो जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं,
निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 का ही एक हिस्सा है। जीने के अधिकार का हिस्सा। हाँ। दूसरा सिद्धांत था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 122। ये एक बहुत पुराना कानून है जो कहता है कि पति पत्नी के बीच हुई बातचीत आमतौर पर प्रिविलेज्ड होती है। मतलब गोपनीय होती है। हाँ, गोपनीय। उन्हें इसे जाहिर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसका मकसद शादी की पवित्रता और आपसी विश्वास को बचाना है। और तीसरा सिद्धांत क्या था? तीसरा सिद्धांत था न्याय का सबसे बुनियादी उसूल, सच की खोज। अदालत का काम है सच का पता लगाकर इंसाफ करना। तो क्या अदालत को किसी जरूरी सबूत को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर देना चाहिए क्योंकि उसे हासिल करने का तरीका सही नहीं था? इन्हीं 3 ताकतवर सिद्धांतों के बीच सुप्रीम कोर्ट को अपना रास्ता निकालना था। बिल्कुल। तो फिर कोर्ट ने इस पहेली को सुलझाया कैसे? चलिए कोर्ट के तर्कों को एक एक करके समझते हैं। पहला मुद्दा था साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 का। हाँ, जो पति पत्नी की बातचीत को गोपनीय बताती है, और कोर्ट ने इस पर एक बहुत ही साफ नजरिया अपनाया। कोर्ट ने माना कि हाँ, ये कानून शादीशुदा जिंदगी में आपसी विश्वास को बचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन कोर्ट ने उसी कानून के अंदर लिखे एक अपवाद, एक एक्सेप्शन की तरफ इशारा किया। धारा 122 में ही लिखा है कि ये गोपनीयता तब लागू नहीं होती। कब? जब पति पत्नी खुद एक दूसरे के खिलाफ कोई सिविल या क्रिमिनल केस लड़ रहे हों। अच्छा, तो मतलब कानून बनाने वालों ने पहले ही ऐसी स्थिति के बारे में सोच लिया था। हाँ, ये कमाल की बात है। तो कोर्ट का नजरिया ये था कि जब रिश्ता अदालत तक पहुंची गया, जब पति पत्नी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो फिर वैवाहिक सद्भाव बचाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। उस स्टेज पर सच सामने लाना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, यही तर्क था। कोर्ट ने कहा कि इस कानून का मकसद रिश्ते को बचाना है, लेकिन जब रिश्ता ही मुकदमेबाजी की वजह बन गया है, तो इस कानून को सच के रास्ते में ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये एक रुकावट तो हट गई, लेकिन निजता के मौलिक अधिकार का क्या? वो तो एक फंडामेंटल राइट है, उसे इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये इस केस का सबसे संवेदनशील और सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक स्टैंड लिया। कोर्ट ने साफ कहा कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इस पर कोई बहस नहीं है। लेकिन कोई भी मौलिक अधिकार असीमित यानी एब्सोल्यूट नहीं होता। मतलब इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाइए। मतलब ये कि हर अधिकार की एक सीमा होती है। जैसे आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ किसी और की मानहानि शुरू होती है। आप आज़ादी के नाम पर किसी को गाली नहीं दे सकते। बिल्कुल। कोर्ट ने यहाँ यही कहा कि निजता का अधिकार न्याय पाने के अधिकार के सामने एक दीवार बनकर नहीं खड़ा हो सकता। ये एक तरह से अधिकारों का टकराव है, और जब ऐसी स्थिति आती है तो अदालत को संतुलन बनाना पड़ता है। और इस केस में अदालत ने न्याय की खोज को प्राथमिकता दी। हाँ, कोर्ट कह रही है कि आप अपनी प्राइवेसी की दुहाई देकर अदालत को सच जानने से नहीं रोक सकते, खासकर तब जब आप खुद ही अदालत में इंसाफ मांगने आए हैं। ये तो बहुत बड़े तर्क हैं, लेकिन अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। ठीक है, कोर्ट ने मान लिया कि ऐसी रिकॉर्डिंग को सुना जा सकता है, पर वो रिकॉर्डिंग तो चुपके से की गई थी। हाँ। क्या इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे तो हमेशा यही लगता था कि चुपके से रिकॉर्ड की गई कोई भी चीज गैर कानूनी होती है। ये एक बहुत आम धारणा है, और इसी पर कोर्ट ने तीसरा और आखिरी तर्क दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई रिकॉर्डिंग गुप्त रूप से की गई थी, वो अपने आप में अस्वीकार्य यानी इनएडमिसिबल नहीं हो जाती। मतलब अदालत सबूत के कंटेंट को देखेगी, ना कि सिर्फ इस बात पर अटकी रहेगी कि उसे हासिल कैसे किया गया। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। कोई भी बातचीत को एडिट करके, आगे पीछे करके, मतलब संदर्भ से हटाकर पेश कर सकता है। बहुत जरूरी सवाल। और कोर्ट ने इसी खतरे को भांपते हुए एक बहुत अहम संतुलन बनाया। अच्छा? कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कोई भी कैसी भी रिकॉर्डिंग ले आए और उसे सबूत मान लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट ने इसके साथ कुछ बहुत सख्त शर्तें और सुरक्षा उपाय जोड़ दिए। क्या शर्तें? ये साफ किया कि ऐसी हर रिकॉर्डिंग को सबूत मानने से पहले उसे 2 बड़ी परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली है प्रासंगिकता यानी रेलेवेंस। मतलब वो बातचीत केस से जुड़ी होनी चाहिए। एकदम। क्या रिकॉर्ड की गई बातचीत का उस केस से कोई सीधा लेना देना है? क्या वो तलाक के आधार यानी क्रूरता को साबित या खारिज करने में मदद करती है?
और दूसरी परीक्षा? दूसरी और सबसे सख्त परीक्षा है प्रामाणिकता, यानी ऑथेंटिसिटी। प्रामाणिकता मतलब रिकॉर्डिंग असली है या नहीं, ये कैसे साबित होगा? अदालत को पूरी तरह से ये तसल्ली करनी होगी कि रिकॉर्डिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, आवाज उन्हीं लोगों की है जिनका दावा किया जा रहा है, इसे साबित करना होगा। इसमें तो फॉरेंसिक जांच भी शामिल होगी फिर? बिल्कुल हो सकती है। क्या रिकॉर्डिंग में कोई कट है, कोई एडिटिंग है, या आवाज को बदला तो नहीं गया है, ये सब देखना होगा। सिर्फ रिकॉर्डिंग होना काफी नहीं है, अदालत को पक्का यकीन करना होता है कि ये उसी व्यक्ति की आवाज है और इसमें कोई काट-छाट नहीं हुई है। इन दोनों परीक्षाओं में पास होने के बाद ही वो रिकॉर्डिंग एक सबूत बन पाएगी। हाँ, तभी। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? इस फैसले का हमारे समाज पर, हमारे कानूनी सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? अगर इसके अच्छे पहलू को देखें तो मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकता है जो बंद दरवाजों के पीछे मानसिक यातना झेल रहे हैं, जिनके पास कोई गवाह नहीं होता। हाँ, कोई गवाह नहीं होता। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसका सबसे बड़ा सकारात्मक असर शायद उन्हीं मामलों में दिखेगा जहां क्रूरता या झूठे आरोप साबित करने के लिए कोई पारंपरिक सबूत नहीं होते। ये फैसला घरेलू हिंसा या मानसिक क्रूरता के पीड़ितों के हाथ में एक ताकतवर औजार दे सकता है। और अदालतों के लिए भी एक रास्ता साफ हो गया। सबूतों से कैसे निपटना है। मैं समझता हूँ कि ये पीड़ितों के लिए एक हथियार हो सकता है, लेकिन क्या हम एक ऐसे समाज का जोखिम नहीं उठा रहे हैं जहां हर कोई अपने पार्टनर की जासूसी कर रहा है? बस अगर जरूरत पड़ जाए के लिए। हाँ, ये तो भरोसे की नींव पर ही हमला है। और यही सिक्के का दूसरा पहलू है। इस फैसले से जुड़ी ये नैतिक चिंताएं बहुत गंभीर हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये फैसला रिश्तों में शक और जासूसी के कल्चर को बढ़ावा देगा? सही बात है। जब पार्टनर को पता होगा कि उनकी हर बात, हर गलती रिकॉर्ड हो सकती है और उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, तो क्या वो कभी खुलकर ईमानदारी से बात कर पाएंगे? इससे तो एक चिलिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है। लोग अपने ही घर में अपने ही पार्टनर से बात करने में 100 बार सोचेंगे। और ये भी तो एक तरह की मानसिक क्रूरता ही है। और इस बात की क्या गारंटी है कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा? हाँ, जैसे ब्लैकमेलिंग के लिए, या किसी बहस का एक छोटा सा हिस्सा संदर्भ से काटकर पेश करके अपनी बात सही साबित करने के लिए। ये सभी वास्तविक खतरे हैं। अदालत ने प्रामाणिकता की सख्त शर्त लगाकर इस जोखिम को कम करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन दुरुपयोग की संभावना को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर विबोर गर्ग बनाम नेहा का मामला सिर्फ एक तलाक का केस नहीं है। नहीं, ये डिजिटल युग के रिश्तों की बदलती कानूनी हकीकत का एक जीता जागता दस्तावेज है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे स्मार्टफोन अब सिर्फ बात करने के साधन नहीं रहे, वो अब सबूत इकट्ठा करने के उपकरण भी बन चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एक बहुत ही मुश्किल काम किया है। हाँ, उन्होंने इंसाफ के लिए सच की खोज और एक इंसान की निजी जिंदगी के सम्मान के बीच एक महीन रेखा खींचने की कोशिश की है। ये फैसला कहता है कि जब न्याय के मंदिर में सच और झूठ का फैसला होना हो तो सच को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन पूरी जांच पड़ताल और सख्त शर्तों के साथ। बिल्कुल। वाले सालों में ही ठीक से समझ आएंगे। हाँ, इसने कई सवाल उठाए और एक बड़ी बहस छेड़ दी है, और यह हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या है वो सवाल? अदालत ने तो कानून की दुनिया में सच और निजता के बीच एक रेखा खींच दी है, लेकिन हमारे निजी रिश्तों में, हमारे घरों में, क्या विश्वास और सबूत के बीच की ये रेखा कभी खींची जा सकती है? थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉ टॉक हब। नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।